चैप्टर 76 दीप्ति की बेइज्जती, मोक्ष और ईशानी की स्वागत। दीप्ति के मुंह से ईशानी का नाम सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। दादी माँ जो अब तक गुस्से में थी, अब उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं कल्पना जी ने भी एक चैन की सांस लिया। नव्या और दक्ष का तो मुंह बन गया। उन दोनों को तो पहले से ही पता था इस दुनिया में उनकी ईशानी भाभी के सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसके करीब उनके भाई जाए। उन्हें तो अब अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ जो मोक्ष भाई ने इस चुड़ैल को पिटवाया। उन दोनों को तो पहले से ही ये दीप्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हमेशा उनके भाई के आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढती थी। वहीं दीप्ति जो खुद खुश हो रही थी, अब सब ईशानी पर गुस्सा करेंगे, पर जब वे सबके एक्सप्रेशन देखती है तो वे कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतने शांत क्यों हैं। क्या इन सबको उस लड़की पर अभी गुस्सा नहीं होना चाहिए था? वहीं यही हाल वीरेंद्र जी और माया का भी था। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की का नाम सुनने के बाद भी ये सब शांत क्यों है। सबको शांत देखकर दीप्ति फिर से मायूस चेहरा बनाकर बोलती है, मुझे पता है कि आप सब ये जानकर हैरान हैं कि मोक्ष ऐसी लड़की को पसंद करता है जिसका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। वे बस मेरा फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी है, पर मुझे लगता है इसमें मोक्ष की कोई गलती नहीं है। आप मोक्ष से नाराज मत होइए। ये जरूर उस लड़की की किया धरा है। जरूर उसने ही मोक्ष को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया होगा। तभी माया जी भी दीप्ति को सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ जरूर उस लड़की ने ही मोक्ष को फंसाया होगा ताकि वे इस खानदान की बहू बन सके। आप नहीं जानते आजकल की छोटी घर की लड़कियां ऐसे रिच फैमिली के लड़कों को फंसाकर उनके पैसों के लिए शादी कर लेती हैं। आपको उस लड़की को मोक्ष से दूर करना पड़ेगा, वरना वही लड़की जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इतना कहकर माया जी ने सबकी तरफ देखा। सबके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उन सबको इतना गुस्से में देखकर दीप्ति और उसकी मॉम डैड को बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें लग रहा था वे सब उस लड़की ईशानी के कारण गुस्से में हैं। अब तो उन्हें बस इंतजार था कि कैसे ये लोग उस दो कौड़ी की ईशानी को अपनी औकात दिखाकर हमेशा के लिए उसे मोक्ष की ज़िंदगी से बाहर फेंक देंगे। फिर तो दीप्ति को मोक्ष की ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों अपनी इसी सोच में गुम थे, तभी दादी माँ की ज़ोरदार आवाज़ आई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पोता बहू के बारे में ऐसा अनाप शनाप कहने की। उनकी आवाज़ से तीनों उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कनक जी किसके बारे में बात कर रही हैं। उन्हें इतने गुस्से में देखकर तीनों डर गए थे। दीप्ति हिम्मत करके बोली, आप किसके बारे में बात कर रही हैं दादी माँ? ईशानी मेरी पोता बहू है, मेरे पोते मोक्ष की होने वाली वाइफ। और रही बात तुम्हें मारने की, तो ज़रूर इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, वरना मेरी प्यारी बहू ईशानी इतनी जल्दी अपना टेम्पर नहीं खोती है। तुम जिंदा जो, इसका मतलब मोक्ष और ईशानी बहुत जेनरस हैं। दादी माँ ये सब बहुत प्राउडली कह रही थी, जैसे उन्हें मोक्ष और ईशानी पर कितना प्राउड हो। वहीं उनकी बात सुनकर तो मानो दीप्ति और उसके मॉम डैड के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने सोचा था कि वे लड़की राजवंश खानदान तक पहुंच गई होगी। तभी कल्पना जी भी उनके साथ देते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं, और तुम होती कौन हो मेरी बहू को कुछ भी कहने वाली? फिर दीप्ति को देखकर बोली, मेरी बहू इससे तो लाखों गुना ज़्यादा बेहतर है, खूबसूरती में भी और टैलेंट में भी। उनकी बात सुनकर दीप्ति और उसके मॉम डैड का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं की कि ये सब ऐसे उनके मुंह पर बेइज्जती करेंगे। दीप्ति खुद को इतनी बेइज्जत होते देख गुस्से से तिलमिला रही थी, पर बेचारी कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। दीप्ति अपना मायूस चेहरा बनाकर बोली, आंटी मुझे नहीं पता था कि आप सबको वो लड़की पसंद है। मुझे तो लगा था वे मोक्ष को फंसा रही है। और उसने ऑफिस में सबके सामने मुझे और एक एम्प्लॉय को भी मारा। तीनों एम्प्लॉय के साथ झगड़ा किया, इसीलिए मुझे लगा वे छोटी फैमिली से है, उसे हाई सोसाइटी में कैसे रहना है पता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये सब बोल दिया। इतना कहकर वे रोने लगी, पर मन ही मन वे इस वक्त ईशानी को कोस रही थी और राजवंश फैमिली को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ईशानी एक
छोटी फैमिली की मैनरलेस लड़की है। उसके मन में बस अब यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को सबकी नज़रों में गिराए, पर उसके इस ड्रामे का किसी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। नव्या उसे रोते हुए देख मुंह बनाते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या ऑफिस में मेरे भाई के गार्ड्स ने जो मारा था अब तक दर्द हो रहा है? पर तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रही हो। और हाँ, मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, मेरी भाभी ने मेरे भाई को नहीं फंसाया, बल्कि मेरे मोक्ष भाई ने मेरी भोली भाली क्यूट भाभी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। अब जब तुम्हें पहले ही मेरी भाई को देखा है तो तुमने ये भी तो देखा होगा कि मेरी भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं, इसीलिए तो मेरे भाई मेरी भाभी के पीछे पागल हैं। नव्या के होठों पर इस वक्त एक तिरछी स्माइल थी। वहीं उन सब की बात सुनकर तो दीप्ति का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी ने ऐसा क्या किया है जो ये लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अपनी बेटी की इस तरह से बेइज्जती होते देख और उसे ऐसे रोते देख वीरेंद्र जी और माया जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वीरेंद्र जी ने नरेंद्र जी की तरफ देखा, बोला, अंकल, मैं जानता हूँ कि मोक्ष उस लड़की ईशानी को पसंद करता है, पर उसे मेरी बेटी को मारने की क्या ज़रूरत थी? और तो और मोक्ष ने भी उसका साथ दिया और गार्ड से कहकर दीप्ति को पिटवाया। क्या यह गलत नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए। उन्हें पता चल गया था कि बाकी घर वाले ईशानी को अपनी बहू के रूप में पसंद करते हैं, पर उन्हें नरेंद्र जी से अब भी उम्मीद थी। आखिरकार वे उनके पापा के दोस्त थे, वे इस तरह उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते। पर उनकी उम्मीदों को तोड़ते हुए नरेंद्र जी बोले, ईशानी मेरी होने वाली पोता बहू है और मैं उसके खिलाफ किसी भी बोलने की इजाज़त नहीं देता हूँ। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी और माया जी और दीप्ति तीनों शॉक हो गए। उनके दोस्त के कारण ही सही, पर पहले नरेंद्र, अजय और वीरेंद्र जी की बिजनेस में भी हेल्प कर देते थे, इसीलिए तो आज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। राजवंश कॉरपोरेशन के सपोर्ट के बिना तो उनका बिजनेस इतना बड़ा कभी नहीं होता, और इस बात से वे हमेशा इतराते थे कि राजवंश खानदान और रहाणे फैमिली दोनों दोस्त हैं। तभी दक्ष उन तीनों को देखकर एक मेकिंग स्माइल करते हुए बोला, बाय द वे, आप जैसी मेरी भाभी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वे सुन लेती अब तक तो आप बैंकरप्ट हो चुके होते, और इस काम के लिए तो मेरी भाभी को मोक्ष भाई की मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुद एक बिलीनियर है। उसकी बात सुनकर तीनों शौक से दक्ष को देखने लगे। दीप्ति बोली, तुम्हें ये क्या बोल रही हो? वे तो मेरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है ना? ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अखिलेश जी ने दक्ष को रोकना चाहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ईशानी की परमिशन के बिना दक्ष उसकी आइडेंटिटी को उनके सामने बोले, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष एक विनिंग स्माइल के साथ बोला, थोड़ी देर पहले तुम और तुम्हारे मॉम कह रही थी ना कि मेरी भाभी मेरे भाई को उनके पैसों के लिए शादी कर रही है। पर आपको एक मज़ेदार बात बताऊं? प्लीज़ आप दोनों बेहोश मत हो जाना। वे क्या है ना, मेरी भाभी जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर हैं, तो उन्हें मेरे भाई के पैसों की क्या ज़रूरत है? उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है। वे तुम जैसे को खड़े खड़े खरीद सकती हैं। फिर दीप्ति को देखकर अजीब सा फेस बना लिया और बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी? अगर मेकअप उतारा जाए तो चुड़ैल लगोगी। तुम तो मेरे भाई के खूबसूरती, ग्रेस और इंटेलिजेंस के 1% भी नहीं हो। दक्ष की बात सुनकर नव्या अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। कल्पना और कान जी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं फिर से अपनी बेइज्जती होता देख दीप्ति को सब पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अपनी बेटी को इस तरह बेइज्जत होता देख माया जी को भी मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सबसे ज़्यादा तो तीनों ईशानी के बारे में जानकर हैरान थे। आखिरकार राजवंश कॉरपोरेशन और जेडाई कॉरपोरेशन, यही दोनों कंपनी तो हैं जो पूरे एशिया पर राज करती हैं। इनमें से एक भी ऑफेंड करने की औकात उनके पास नहीं है, वरना जेडाई कॉरपोरेशन उन्हें चुटकियों में बर्बाद करके रख देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी जो मेरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, वे जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर कैसे हो सकती है। पर यह बात दक्ष बोल रहा था और बाकी सब भी उसके बात सुनकर चुप थे। इसका मतलब तो दक्ष ने सच कहा होगा। और जब सबको इस बारे में पता चला तो राजवंश खानदान ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, जिन्हें वे
बस एक गोद ली हुई बेटी समझकर सबक सिखाना चाहते थे। वे तो उनसे बहुत आगे है। ये सब सोचकर वे उनके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई थी। पर दीप्ति के गुस्सा अब भी बरकरार था। ईशानी चाहे जो कोई भी हो, पर वे मोक्ष को अपने बनाकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं दादी माँ कल्पना जी और नव्या के होंठों पर एक प्राउड स्माइल थी, जैसे कहना चाहती हो कि देख हमारी बहू कितनी अमेजिंग है। दादी जी और अखिलेश जी ने तो उन्हें देखकर बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में सब ईशानी को कितना पसंद करते हैं। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई तो सब ने मुड़कर देखा तो मोक्ष और ईशानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी माँ और कल्पना जी खुश हो गए और तुरंत अपनी जगह से उठ गए। बाकी सब भी उठ खड़े हो गए। दादी माँ ने मोक्ष और ईशानी को वहीं रुकने को बोला। दोनों को रोक दिया। मोक्ष ने उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहा था। वहीं दीप्ति और उसके मॉम डैड ने जब मोक्ष और ईशानी को साथ आते हुए देखा तो वे हैरान हो गई। वहीं दीप्ति तो मोक्ष और ईशानी के साथ देखकर जल भून रही थी। उसे ईशानी से नफरत हो रही थी। ईशानी की खूबसूरती उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। वहीं माया जी भी देख रही थी कि सच में ईशानी कितनी खूबसूरत है। कोई भी आसानी से इसके प्यार में पड़ सकता है। पर वे कुछ भी करके दीप्ति को राजवंश खानदान की बहू बनाना चाहती थी, ताकि उनकी बेटी यहाँ राज करे। वहीं कल्पना जी मंदिर से आरती की थाली लेकर आई। इस वक्त सब वहीं थे। दक्ष और नव्या को तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। कल्पना जी आगे आकर मोक्ष और ईशानी की आरती करने लगी। ये देखकर मोक्ष और ईशानी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आरती के बाद दोनों अंदर आए। नव्या जल्दी से जाकर ईशानी के गले लग गई, फिर मोक्ष को गले लग गई और एक्साइटेड होकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी। दक्ष भी आकर दोनों को गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एंड भाभी, आज से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। अब तो आप मेरी ऑफिशियल भाभी हो गई हैं। आई एम सो हैप्पी भाभी। वहीं दीप्ति का तो मानो होश ही उड़ गया था। लीगल हस्बैंड वाइफ का क्या मतलब है? क्या मोक्ष ने इस लड़की से शादी कर लिया है? उसने जो सपना देखा था मोक्ष की वाइफ बनने का, लगता है वो सपना ही रह गया। सपना टूटते हुए महसूस हो रहा था। यही हाल वीरेंद्र जी और माया की भी थी। दोनों ने जो अपनी बेटी को राजवंश खानदान की बहू बनाने का सपना देखा था, वे टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उन्हें तो बहुत कुछ प्लान किया था, पर अब वे क्या करेंगे? कैसे अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाएंगे? वहीं मोक्ष और ईशानी ने पहले दादाजी दादी माँ के पैर छुए आशीर्वाद लिया, फिर अखिलेश जी और कल्पना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी मोक्ष और ईशानी की नज़र दीप्ति और उसकी फैमिली पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वे तीनों तो अभी भी सोफे के पास खड़े थे। कल्पना जी ने ईशानी को गले लगा लिया और अपने हाथ अंदर ले गई। मोक्ष ने अपने खाली हाथ को देख रहा था। उसकी फैमिली उसके बेबी डॉल को उससे दूर ले गई। फिर मोक्ष भी उनके पीछे पीछे चला गया। कल्पना जी ने ईशानी को ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। तभी ईशानी की नज़र दीप्ति पर पड़ी, जिसे देखकर ईशानी की आंखें कोल्ड हो गई। वहीं मोक्ष, जिसकी नज़र अपनी बेबी डॉल पर थी, जब उसने ईशानी को कोल्ड आंखें नोटिस किया तो वे भी उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ उसकी बेबी डॉल देख रही थी। जब उसकी नज़र दीप्ति पर उसकी फैमिली पर गई तो उसकी आंखें भी सर्द हो गईं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।